हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्लास 10वीं का है, 10th का है। इसमें आज हम पहले चैप्टर गुरुत्वाकर्षण का पूरा स्वाध्याय सॉल्व करने वाले हैं। इसमें सारे आंसर आपको इस वीडियो में जो है मिल जाएंगे, जिससे कि आप इजीली जो है स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, आपके बुक में ये पहला प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है कि नीचे दी गई तालिका के तीनों स्तंभों की जानकारी ध्यान में के बीच संबंध को ध्यान में रखकर उस अनुसार तालिका पुनः लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, स्तंभ 1, 2, 3 ये 3 स्तंभ दिया है, जिसमें पहले में दिया है द्रव्यमान। द्रव्यमान का हमें दूसरे स्तंभ से मिलान करना है, तो द्रव्यमान का मापन केजी में होता है। तो इससे और केजी जड़त्व का माप होता है। तो इस तरीके से इसका हमारा मैच हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है भार। भार क्या होता है? भार न्यूटन में आता है, ये लास्ट वाला हो जाएगा, और न्यूटन ऊंचाई पर निर्भर करता है। फिर गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पहला वाला आ जाएगा, और ये केंद्र के पास होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान केंद्र के पास जो है गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है पृथ्वी के केंद्र में। यहाँ पे गुरुत्व स्थिरांक है। गुरुत्व स्थिरांक ये न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है, और ये संपूर्ण विश्व में इसका मान क्या होता है? समान होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। द्रव्यमान केजी, भार न्यूटन, गुरुत्वीय त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गुरुत्वीय स्थिरांक न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। इसी में दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है? दूसरा प्रश्न में दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? किसी पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान तथा भार मंगल ग्रह पर भी उतना ही होगा, क्यों? ये प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं आपको इसका भी आंसर दे देती हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका आंसर देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। भार और द्रव्यमान में ये प्रश्न हो गया, और क्यों? तो इसका उत्तर ये आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान उसमें समाविष्ट द्रव्य की मात्रा का मापन है। वस्तु का द्रव्यमान विश्व में सभी जगह एक समान होता है तथा कभी भी शून्य नहीं होता। द्रव्यमान अदिश राशि है, और एसआई में इसकी इकाई केजी है, किलोग्राम। किसी वस्तु को पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से आकर्षित करती है, उस बल को भार कहते हैं। इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। वस्तु का भार उसके पृथ्वी के सापेक्ष समय अनुसार बदलता है। पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य होता है। भार सदिश राशि है, और इसकी एसआई में इकाई न्यूटन है। भार का परिमाण मिलीग्राम। वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर तथा मंगल पर समान होगा, परंतु देखिए, भार का परिणाम mg में होता है, परंतु भार समान नहीं होगा, क्योंकि मंगल पर g मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के g के मान की अपेक्षा भिन्न होता है। तो इस तरीके से ये वाला पहला प्रश्न, दूसरे प्रश्न में पहला पार्ट हो जाएगा। अब इसी में दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है देख लीजिए कि मुक्त पतन। देखिए, यहाँ पर दिया है मुक्त पतन, गुरुत्वीय त्वरण, मुक्ति वेग और अभिकेंद्र बल का क्या अर्थ है। मतलब इन सब का हमें बारी बारी से क्या लिखना है, परिभाषाएं लिखनी है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखिए, मुक्त पतन क्या होता है? जब कोई पिंड केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव से गतिशील हो, तब उस गति को मुक्त पतन कहते हैं। तो पहला जो है मुक्त पतन, दूसरा है गुरुत्वीय त्वरण। तो दूसरे पर आते हैं, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? तो इसकी भी परिभाषा देखिए, एक लाइन की परिभाषा है कि स्वतंत्र रूप से नीचे गिरने वाले किसी पिंड में पृथ्वी के गुरुत्व बल द्वारा उत्पन्न होने वाले त्वरण को गुरुत्व त्वरण कहते हैं। तो इस तरीके से मुक्त पतन और गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा हो गई। अब हम देखते हैं मुक्त वेग क्या होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर कर लेंगे कि सामान्यतः पिंड को जमीन पर से सीधे ऊपर फेंकने पर उसका वेग कम होता जाता है, और कालांतर में वह पुनः जमीन पर गिरता है। पिंड का प्रारंभिक वेग बढ़ाने पर वह पिंड अधिक ऊंचाई पर जाता है। प्रारंभिक वेग सतत बढ़ाते गए तो एक विशिष्ट प्रारंभिक वेग पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाता है। इस वेग को मुक्ति वेग या पलायन वेग कहते हैं। इस स्थिति में पिंड पृथ्वी के अनंत दूरी पर जाकर स्थिर होगा, यानी वहां जाकर रुकेगा। तो इस तरीके से मुक्ति वेग का आंसर कर लेते हैं। अब हमारा लास्ट है अभिकेंद्र बल।
तो यहाँ पर देखिए अविकेंद्र बल की परिभाषा है और उदाहरण के साथ दिया हुआ है, तो हम परिभाषा देखते हैं। प्रश्न में परिभाषा पूछा है तो लिखेंगे कि वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले किसी पिंड पर वृत्त के केंद्र की दिशा में बल प्रयुक्त होता है, इस बल को अविकेंद्र बल कहते हैं। मैंने आपको एक लेक्चर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे हम केवल आंसर लिखने की बात और समझने की बात और कंप्लीट करने और याद करने की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरे प्रश्न में तीसरा दिया हुआ है कि केपलर के 3 नियम लिखकर यह स्पष्ट कीजिए कि उन नियमों के कारण न्यूटन को अपना गुरुत्व सिद्धांत प्रतिपादित करने में कैसे मदद हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं केपलर का आपका नियम, वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है कि केपलर का तीनों नियम देकर प्रतिपादित करने में कैसे मदद हुई। तो यहाँ पे केपलर का पहला नियम है कि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। साथ ही आकृति में किसी ग्रह की सूर्य के परितः परिभ्रमण की दीर्घवृत्ताकार कक्षा दिखाई देती है। यहाँ पे ये दिया है कैसे ग्रह जो है परिभ्रमण करता है, ये डायग्राम बनाना कंपलसरी है। उसके बाद केपलर का दूसरा नियम इसी में दिया हुआ है कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। यहाँ पे समयावधि ग्रह का विस्थापन A से B, B से C और E से F इस प्रकार होता है। आकृति में ASB, CSD तथा ESF क्षेत्रफल समान है। और उसके बाद केपलर का तीसरा नियम दिया है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पे क्या है, अर्थात यदि ग्रह का आवर्तकाल T है और सूर्य की उसकी औसत दूरी R हो तो क्या हो जाएगा, T² अल्फा मतलब प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ अर्थात T² अपॉन R³ इज इक्वल टू स्थिरांक यानी K हो जाएगा। तो इस तरीके से कैसे ये हमें मदद मिली है। सुविधा के लिए हम ग्रह की कक्षा वृत्ताकार लेते हैं, जहाँ यस यहाँ पे ये वृत्ताकार कक्षा ले लिए, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये पूरा आंसर हो जाएगा कि कैसे जो है ये पूरा उनको न्यूटन को ये नियम प्रतिपादित करके उनको एक समान जो है मदद मिली है। क्षण ग्रह का यहाँ स्थान है, P किसी निश्चित दूरी है, यहाँ पे P देखिए दूरी दी हुई है। R जो है वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे स्मॉल r जो है ये वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। तो इस सूर्य तथा ग्रह के बीच की दूरी, यहाँ ग्रह का चाल एक समान होता है तो v इक्वल टू वृत्त की परिधि बटा ग्रह का आवर्तकाल, तो 2πr वृत्त की परिधि हो गई और t मतलब आवर्तकाल हो गया। तो ग्रह का यदि द्रव्यमान स्मॉल m हो तो सूर्य द्वारा प्रयुक्त किया गया अभिकेंद्र बल F इज इक्वल टू mv² अपॉन r हो जाएगा। यहाँ पे देखिए F, यहाँ पे v की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर v² की जगह पे v की वैल्यू रख देंगे। तो F इक्वल टू m 2πr अपॉन T² अपॉन r, मतलब कि जब इसका m लिख देंगे तो इसका 2πr का जब होल स्क्वायर है तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 4π² mr² अपॉन T²r, तो 4π² mr अपॉन T², ये r से एक कैंसिल हो गया, स्क्वायर हट जाएगा तब। तो अब केपलर के तीसरे नियम से T² इक्वल टू K r², तो F इक्वल टू 4π² m अपॉन K r³। यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और यहाँ पे ये सब चीज़ें कांस्टेंट होती हैं तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। इस तरीके से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ई प्रॉब्लम है दूसरे क्वेश्चन का। ई, एक पत्थर u वेग से ऊपर फेंका जाने पर h ऊंचाई तक पहुँचता है। सिद्ध कीजिए कि उसे ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। यानी कि यहाँ पे समय की हमें गणना करनी है, तो हम किस तरीके से उसको सिद्ध करते हैं, चलिए देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैंने डायग्राम बना दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ये वस्तु है जो A से B तक फेंका गया है, तो इसकी ऊंचाई h ऊंचाई तक वो गया है और उसको जाने में t1 समय लगता है। फिर वस्तु B से वापस A तक नीचे वापस आ रहा है और ऊंचाई उतनी है h है और ये आने में t2 समय लगता है। तो हमें गणना करना है कि जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है, यानी कि t1 बराबर t2 के है। ये हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें पता है कि गति का समीकरण क्या होता है। गति का समीकरण जो आपने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, ये पहला समीकरण है। यहाँ पे ये u की बात करें, प्रारंभिक वेग अगर इक्वल के इधर आ जाएगा तो u इज इक्वल टू v माइनस at हो जाएगा।
तो ये हमारा दूसरा, ये हमारा समीकरण बन के आ जाता है। और हमें पता है कि यस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी समीकरण आपको पता है, ये दूसरा वाला समीकरण हो गया। तो ये दोनों समीकरण पे यहाँ पे u का मान देखिए क्या दिया है, u बराबर v माइनस ए टी है, तो u के जगह पे v माइनस ए टी लिख देते हैं। तो यस इज इक्वल टू v माइनस ए टी, ठीक है। और ये t है पहले से, तो यहाँ पे t लिख देंगे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया। तो इस तरीके से हमने फेर बदल किया है। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टी का एक बार वी से फिर एक बार ए टी से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, वी टी माइनस ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी देखिए ए टी स्क्वायर है, इसमें भी ए टी स्क्वायर है, तो हमें ए टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस हाफ, ये हाफ ही बचेगा। तो इसको इस तरीके से हम कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 क्यों है कि क्योंकि इस पूरे से 1 निकल जाएगा, और ये माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे ये 80 निकल गया तो ये हाफ बचा है। तो इस तरीके से ये इस पूरे पद में 80 स्क्वायर कॉमन था, तो कॉमन लेने के बाद ये आया। इसके बाद देखिए, इसलिए यस बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यस बराबर क्या है, यस बराबर लिख लेंगे वी टी, देखिए यहाँ पे वी टी माइनस क्या हो जाएगा, ए हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये तीसरा समीकरण हमारा हो जाएगा। अब क्या होगा, पत्थर ऊपर जाते समय, जब पत्थर ऊपर जाता है तो पत्थर ऊपर जाते समय क्या हो जाएगा, पत्थर कहाँ जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे ए से बी तक जा रहा है। तो ए से बी तक जाते समय जो ऊंचाई है उसकी वो क्या हो जाएगी, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, एच के बराबर है। तो यहाँ पे यस बराबर क्या हो जाएगा, एच, मतलब जो विस्थापन है वो एच हो गया है, और जो इसमें त्वरण है समय क्या हो गया, यहाँ पर t1 मान लिए हैं, तो t बराबर क्या हो गया, मान लीजिए t1 हो गया। और जो a है, त्वरण है, वो माइनस जी है। क्यों माइनस जी है, क्योंकि जब हम कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हम गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत कार्य करते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो माइनस में लिख लेते हैं। प्रारंभिक वेग स्मॉल यू बराबर स्मॉल यू होगा, तथा अंतिम वेग जो होता है वो एक बिंदु पे जाकर जो v होता है वो शून्य हो जाएगा, तब वहीं से वस्तु क्या होती है, लौटना प्रारंभ कर देती है अंतिम वेग से। तो इसलिए क्या हो जाएगा समीकरण, इसलिए हम लिख सकते हैं समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 0 अपॉन हाफ माइनस जी और t1 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो मान मैंने माना है वहाँ पे यस की जगह h, ये v का मान 0 है तो पूरा मान ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे ये माइनस की साइन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हमें प्राप्त होगा, h इज इक्वल टू, देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से, इसलिए h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको मान लीजिए हमने समीकरण नंबर 4 मान लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तो हमें समीकरण 4, अब पत्थर जब ए से बी से पत्थर जब नीचे आ रहा है, पत्थर नीचे आते समय ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पत्थर नीचे आते समय क्या होगा, वो बी से ए की तरफ आ रहा है, तो हम लिख देंगे टी जो होगा वो t2 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0। तो इसलिए समीकरण 2 क्या दिया है यहाँ पर, देखिए समीकरण 2 यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो समीकरण 2 में h इज इक्वल टू यू क्या है, जो रहेगा मान वो लिख देंगे। तो समीकरण 2 से यहाँ पे लिख लेते हैं कि h इज इक्वल टू हाफ जी टी 2 स्क्वायर। यहाँ पे देखिए u का मान 0 है, तो यहाँ पे पूरा u जो है ये वाला पद 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, t2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मान हमने यहाँ पे रख लिया। तो अब समीकरण ये वाला मान लीजिए समीकरण 5 हो गया, तो समीकरण 4 और 5 से, तो समीकरण 4 और 5 से क्या हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए समीकरण 4 और 5 में तो समीकरण 4-5 में हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पे देखिए h इक्वल टू हाफ जी टी 1 स्क्वायर हो गया और h इक्वल टू हाफ जी टी 2 स्क्वायर हो गया। तो h बराबर h हो जाएगा, तो हाफ जी टी 1 स्क्वायर बराबर हाफ क्या लिख लेंगे, हाफ जी टी 1 स्क्वायर बराबर हाफ जी टी 2 स्क्वायर। तो हाफ जी टी से कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर टी 1 स्क्वायर बराबर टी 2 स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटेगा तो इसलिए हमें प्राप्त होगा t1 बराबर t2। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों समय समान होंगे, यानी कि समय ऊपर जो जाते समय और आने का समय समान होगा, दोनों समय समान है। मतलब कोई वस्तु जब ऊपर फेंकी जाती है और वो नीचे आती है तो दोनों टाइम क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि यदि g का मान, यहाँ पर देख सकते हैं, यदि g का मान अचानक दोगुना हो जाए तो एक भारी पिंड को जमीन पर से खींचकर ले जाना 2 गुना कठिन क्यों हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अब जो है वीडियो पॉज कर भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए होगा कि वस्तु को जमीन कठिन हो जाएगा क्यों, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ कठिन हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, इसका आंसर है कि वस्तु को जमीन से खींचकर ले जाते समय वस्तु तथा जमीन के पृष्ठभाग के बीच के घर्षण बल के विपरीत कार्य करना पड़ता है। यह घर्षण बल पिंड के भार mg के समानुपाती होता है और g का मान अचानक दुगुना होने पर पिंड का भार भी दुगुना हो जाएगा। परिणाम स्वरूप पिंड तथा जमीन के बीच के पृष्ठभाग के बीच का जो घर्षण बल होता है, घर्षण बल भी दुगुना हो जाएगा और इस कारण उस भारी पिंड को जमीन पर से खींचकर ले जाना दुगुना अधिक कठिन हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर दिया है कि पृथ्वी के केंद्र जी पर जी का मान 0 होता है, इसके संबंधित स्पष्टीकरण लिखो। तो मान लीजिए कि पृथ्वी की सतह से उसके केंद्र की ओर जाते समय जी का मान परिवर्तित होता है, यह क्रमशः कम होता जाता है और पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है ये हमें सिद्ध भी करना है। तो यहाँ पे देखिए जब कोई वस्तु ए से ओ तक आती है, ओ क्या है, केंद्र है, तो जैसे जैसे वह नीचे आती जाती है तो पृथ्वी की क्या होती है, त्रिज्या भी कम होता जाता है। मान लीजिए ए से पी बिंदु तक कोई वस्तु आई, तो ये जो आपको ये रेखांकित भाग दिख रहा है, ये भाग पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या भी कम हो जाएगी। मतलब टोटल त्रिज्या में से डी भाग जो है वो घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वो करके यहाँ पे दिखाया, तो OP जो है केंद्र की दूरी हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में जो फॉर्मूला है m 4/3 पाई r क्यू होता है, तो वहाँ पे r माइनस डी क्यू मल्टीप्लाई बाई m अपॉन 4/3 r क्यू इज इक्वल टू m r माइनस डी का होल क्यू अपॉन r क्यू। इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे और इसको सिद्ध कर देंगे कि जैसे वस्तु नीचे आती जाती है उस तरीके से उसका मान जो है कम होता जाता है। तो ये रहा, आपको ये स्क्रीन पर इसका आंसर रहेगा, आप उसको देखकर समझकर लिख सकते हैं। समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न दे दिया चौथा, सिद्ध करो कि एक तारे से r अनंत पर स्थित एक ग्रह का परिभ्रमण काल t है। यदि वह ग्रह 2r अनंत पर हो तो उसका परिभ्रमण काल √8t होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको कैसे सिद्ध करना है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट कैपिटल G कैपिटल M r क्यूब 3/2 होता है, जहाँ t बराबर तारे का सूर्य के परितः आवर्तकाल होता है। मतलब तारे का सूर्य के परितः आवर्तकाल होता है। इसको इस तरीके से कर लेंगे, तब लिखेंगे सूर्य के परितः आवर्त काल हो गया। उसके बाद यहाँ पे m सूर्य का कैपिटल M जो है वो सूर्य का द्रव्यमान हो जाएगा। स्मॉल r है परिभ्रमण की त्रिज्या, अर्थात तारे की सूर्य से दूरी हो जाएगी। और इस तरीके से जो चीज़ यहाँ पर है हमने उसको लिख लिया। अब हमें क्या पता है, यहाँ पर देखिए मान लीजिए अब अगर लिख लें कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R है, ऐसा होने पर
क्या हो जाएगा, कैपिटल T बराबर कैपिटल T1 हम लिख लेते हैं। इसलिए यहाँ पे सूत्र से T1 बराबर 2 पाई, जो मैंने ऊपर लिखा है बस उसी का फॉर्मेट ऐसे लिख देते हैं, 2 पाई, देख लीजिए आपको पूरा दिखना चाहिए, 2 पाई अपॉन रूट कैपिटल G कैपिटल M R क्यू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे R बराबर त्रिज्या जब दुगनी 2R होने पर, जब त्रिज्या दुगनी हो जाएगी तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, T बराबर T2 मान लिया। तो यहाँ पे इसलिए अब T2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल G, ये सब चीज़ें तो सेम है। यहाँ पे R, यहाँ पे जो R अब 3/2 था, वहाँ पे 2R 3/2 हो जाएगा, पावर 3/2। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 2 पाई अपॉन कैपिटल G M रूट कैपिटल G M R 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 3/2 इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाई 2 3/2 हो जाएगा। ये कैसे होगा मैं बता रही हूँ आपको। तो देख लीजिए यहाँ पर, देखिए T1 का मान कितना आया है, 2 पाई रूट GM R 3/2। तो ये पूरा 2 पाई GM R 3/2, ये जो पूरा मान है ये T1 के बराबर है। तो यहाँ पे हम इस पूरे मान के जगह पे T1 लिख दिए और इनटू बचा क्या, इनटू 2 पावर 3/2। तो हमारा बच गया T1 इंटू 2 पावर 3/2। तो 3 इसका क्या होगा, 3/2 का मान कितना आता है, ये 8 आता है। तो हम T2 बराबर, ये चल रहा है हमारा T2 बराबर T1 क्या हो जाएगा, ये करनी में क्या हो जाएगा, करनी में 8 T1 आ जाएगा। तो ये बराबर करनी में 8 T के बराबर होता है, जो सिद्ध करना था इति सिद्धम सिद्ध हो गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां प्रॉब्लम है, उदाहरण हल कीजिए। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें कम से कम 3 3 6 7 प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। तो मैं 5वें प्रॉब्लम को पार्ट 2 में, स्वाध्याय 10th पार्ट 2 कर वीडियो अपलोड करूँगी, ये आपको दूसरे वीडियो पार्ट में दिखेगा। तो फ्रेंड्स आपने ये 4 तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ही मेरे साथ बने रहिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बाय।